तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की जनरेशन जेड की प्रोटेस्ट के बारे में। आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रही है? तो देखिए, ये नेपाल है और ये अपनी अद्भुत सुंदरता और अपने मजबूत लोगों के लिए जाना जाता है। पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से नेपाल करप्शन में 180 देशों में से 8वें नंबर पर आता है। इसके बाद नेपाल के अगर काले घोटालों के इतिहास के बारे में बात करें तो बिजनेसमैन और ऑफिसर दोनों मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला करते हुए पकड़े भी जाते हैं। उसके बाद नेपाल में टैक्स सेटलमेंट कमीशन का भी घोटाला होता है, जिसमें चुदवानी शर्मा और लुम्बानी ध्वज जैसे ऑफिसर्स करोड़ों रुपए का घोटाला करते हुए पकड़े जाते हैं। ये लोग नेपाल में जो बिजनेसमैन होते हैं उनको टैक्स में ज्यादा छूट दे देते हैं, जिसकी वजह से नेपाल में करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाता है। इसका पहला मामला 2017 में सामने आया था, जिसमें 10.2 अरब रुपए का घोटाला पाया गया था। इसके बाद जब 2019 का टाइम था तो नेपाल के नेता और अफसर मिलकर सरकारी जमीनों को फर्जी कागज बनाकर अपने नाम करवा लेते हैं, जिसमें 175 लोगों को शामिल पाया जाता है, जिसमें 1 साल की जांच होने पर 3 मंत्रियों विजय कुमार इच्छाधर, चंद्रदेव जोशी और डंबर पर आरोप लगाए जाते हैं। जिसके बाद अदालत के फैसले के हिसाब से विजय कुमार इच्छाधर को अपनी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ता है और इस स्कैम को बालू वाटर लैंड स्कैम कहा जाता है। इसके बाद जब 2023 का टाइम था तो एक नया स्कैम नेपाल में सामने आता है। नेपाल की गरीब जनता को रोजगार का दिलासा दिलाकर मंत्री उनसे काफी रुपए ठग लेते थे। अब इन सब करप्शन का असर नेपाल की आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को नेपाल में अस्पतालों में दवाई भी टाइम पर नहीं मिलती थी और टीचर्स स्कूलों में टाइम पर नहीं पहुंचते थे क्योंकि उन्हें टाइम पर सैलरी नहीं मिलती थी। और नेपाल का जो यूथ है उसे मजबूरन रोजगार के लिए विदेश जाना पड़ता था अपने देश को छोड़कर। लेकिन नेपाल में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से सुदान गुरुंग, जो कि हामी नेपाल एनजीओ का फाउंडर होता है, वो इस करप्शन के खिलाफ डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करता है, जिसके बाद 14 से 18 साल के जो बच्चे थे वो इससे बहुत अधिक मात्रा में जुड़ने लगते हैं और ये सब मिलकर इन सब चीजों का विद्रोह करते हैं। और इनका मानना था कि हम सिर्फ सरकार जो करप्शन कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ये लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। लेकिन नेपाल की सरकार सिर्फ अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ देती है, लेकिन नेपाल की आम जनता को रोजगार पाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और नेपाल की राजनीति में कोई एंटी पार्टी भी नहीं है, जिसकी वजह से ये अपनी मनमानी चलाते हैं। और इन सब मुद्दों को लेकर नेपाल में 14 से 18 साल के बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, जिसका नाम जेन जेड यानी जनरेशन जेड रखा जाता है। लेकिन नेपाल की सरकार अपने करप्शन को छुपाने के लिए इन बच्चों पर, जिनकी उम्र सिर्फ 14 से 18 साल थी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले डाल देती है। और नेपाल में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर बैन लगा देती है। और इन सब चीजों से नेपाल का यूथ और भी ज्यादा भड़क जाता है और देखते ही देखते नेपाल का संसद भवन आग की लपटों में घिर जाता है और आखिरकार नेपाल के पीएम को यूथ की बात मानकर इस्तीफा देना ही पड़ता है। और इस प्रोटेस्ट की वजह से नेपाल में इस शहर काठमांडू, उसकी सड़कें भी आग की लपटों में घिर जाती है। और देखते ही देखते ये विद्रोह इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पुलिस को मजबूरन युवाओं पर गोलियां चलानी पड़ती है और उसमें 19 लड़कों की मौत हो जाती है और 300 लड़के घायल हो जाते हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद नेपाल की गवर्नमेंट सारे प्लेटफॉर्म को चालू कर देती है, लेकिन अब भी ये प्रोटेस्ट रुकती नहीं है। और नेपाल के यूथ का कहना था कि हमें लिंक्डइन जैसी साइट्स पर लेजी कहा जाता है। और शुरू में तो इन प्रोटेस्टर्स की संख्या लगभग 8 से 10 हजार थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 50,000 तक पहुंच जाती है। और ये यूथ नेपाल की गवर्नमेंट पर इस तरह हावी हो जाते हैं कि ये पार्लियामेंट के गेट तक को ब्रेक कर देते हैं और पूर्व पीएम शेर बहादुर देउपा की पुरानी होटल को भी आग लगा देते हैं। और नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद दौड़े को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। लास्ट में नेपाल के पीएम इस्तीफा देकर अपनी जान बचाकर विदेश भाग जाते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या नेपाल में फिर से लोकतंत्र आ जाएगा या फिर नेपाल का यूथ यूं ही गोली खाकर अपनी जान गंवाता रहेगा।